Hello nursing student, today I am taking the fourth lecture of cognitive process unit 3 of psychology and this is the continue part of intelligence। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था इंटेलिजेंस के बारे में कि इंटेलिजेंस क्या होता है और किस तरीके से जो है इन्वायरमेंट और हमारा हेरिडिटी जो है हमारे इंटेलिजेंस को इफेक्ट करता है। किस पर्सन का कितना ज्यादा होता है, किस पर्सन का कितना कम होता है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट क्या होता है, इसको किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं और भी तरह तरह की चीजें थी जैसे यूज ऑफ इंटेलिजेंस। ये सारी चीजों को हमने देखा था। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है वह है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस को जो है अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने जो है अपना अलग अलग नजरिए के साथ जो है उसको देखा और उन्होंने अपना अपना थ्योरी दिया कि किस तरीके से हम डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा पर्सन कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है या किस तरीके से हम लोग उसको नापेंगे कि कौन कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है और कितना उसका दिमाग काम करता है। तो हर एक साइंटिस्ट का, हर एक साइकोलॉजिस्ट का जो है अपना अपना थ्योरी था। बहुत सारे थ्योरी आए परंतु हम लोग जो है इनमें से कुछ ही थ्योरी को हम लोग देखने वाले हैं जो हमारे सिलेबस में भी है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं और देखते हैं थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में कि किस तरीके से इसको इंट्रोडक्शन किया गया है। तो सबसे पहला जो लाइन कह रहा है कि साइकोलॉजिस्ट हैव डेवलप्ड वेरियस थ्योरीज टू एनालाइज द कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आए और उन्होंने जो है बहुत तरह के थ्योरीज जो है डेवलप्ड किए। ठीक है, वेरियस थ्योरी को डेवलप किए। किस लिए? कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस को एनालाइज करने के लिए। तो कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस क्या होता है? कॉग्निटिव एबिलिटी, क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, ये सारे जो होते हैं वो कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस होते हैं। तो इन सभी चीज को जो है हमें एनालाइज करने के लिए कुछ थ्योरी जो है साइकोलॉजिस्ट ने दिए थे कि किस तरीके से इंसान जो है सोशल इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा माहिर है, किस तरीके से वो दूसरे से रिलेशनशिप बना पाता है, किस तरीके से उसका क्रिएटिविटी थिंकिंग काम करता है क्योंकि वो भी एक इंटेलिजेंस है। ठीक है, तो इन सभी चीज को एक एनालाइज करने के लिए उन्होंने थ्योरी दिया। तो नेक्स्ट लाइन जो यहां पे आता है कि दिस थ्योरीज ऑफन प्रेजेंट डिफरिंग पर्सपेक्टिव्स एंड एज्यूम्पशन। तो जितने भी साइकोलॉजिस्ट जो थे वो अलग अलग थ्योरी दिए थे, उन सभी का देखने का पर्सपेक्टिव अलग था, उनका एज्यूम्पशन करने का तरीका अलग था। मीन वो अलग अलग पर्सपेक्टिव पे जो है इस थ्योरी को दिए थे। तो आज जो है हम उन सारे थ्योरीज को जो है थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि की थ्योरीज इंक्लूड फैक्टर थ्योरीज, प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। तो यहां पर हम लोग मेनली 3 तरह के थ्योरीज को पढ़ेंगे। जो फर्स्ट थ्योरीज होगा वो है फैक्टर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, सेकेंड है प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस एंड थर्ड है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो इन तीनों थ्योरीज के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो थ्योरी है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं, वो है फैक्टर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो फैक्टर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस क्या होता है? तो फैक्टर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो सजेस्ट करता है कि जो हमारा इंटेलिजेंस है वो बहुत सारे लेटेंट वेरिएबल से बने हुए हैं और इसको जो है हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। ओके, हम इंटेलिजेंस के वेरिएबल्स को भी जो है मेजर नहीं कर सकते हैं। तो हमारा इंटेलिजेंस जो है हमारे फैक्टर्स एनालिसिस पे डिपेंड करता है और जितने सारे फैक्टर्स जो है किसी इंसान में, किसी ह्यूमन बीइंग्स में जो है होंगे उतना ज्यादा जो है उसको मार्क्स मिलेगा और उसी तरीके से जो है निर्धारित करेंगे कि कोई इंसान जो है इंटेलिजेंट कितना है। ओके, तो जिस पर्सन में जो है जितना ज्यादा फैक्टर्स होंगे उस पर्सन को जो है उतना ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाएगा। ओके, यही था फैक्टर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो फर्स्ट जो है हम लोग 2 फैक्टर्स थ्योरी को पढ़ेंगे जो कि फर्स्ट पार्ट है फैक्टर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का। तो फैक्टर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का 2 पार्ट है। पहला पार्ट है 2 फैक्टर्स थ्योरी जिसको हम लोग जनरल इंटेलिजेंस थ्योरी भी कहते हैं और सेकेंड पार्ट जो आता है वह है मल्टी फैक्टर्स थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग 2 फैक्टर्स थ्योरी को पढ़ने वाले हैं कि ये क्या होता है। तो यहां पे जो है सबसे पहले जो 2 फैक्टर्स थ्योरी को दिया था उनका नाम था चार्ल्स स्पीयरमैन। ओके, चार्ल्स स्पीयरमैन साहब ने 1927 को जो है ये थ्योरी को दिया। इनका मानना था कि किसी भी इंसान में जो है 2 फैक्टर्स होते हैं, पहला जी फैक्टर और दूसरा एस फैक्टर। जी फैक्टर को कहते हैं जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर। ओके, जी फैक्टर को जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर कहते हैं। यह क्या होता है? उनका मानना था कि हर एक पर्सन जो है अपने जन्म के साथ साथ जो है कुछ सामान्य इंटेलिजेंस को लेके आते हैं जो है उसके लाइफ को डिटरमाइन करता है कि वो अपने लाइफ में कितना सक्सेस होगा। ठीक है, हर एक पर्सन जो है उसके कुछ सामान्य इंटेलिजेंस होते हैं। कोई जो है मंदबुद्धि होता है, कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, तो जन्मजात भी कुछ जो है इंटेलिजेंस उसको पहले से मिला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जी मींस जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर्स। और दूसरा होता था
स्पेसिफिक इंटेलिजेंस फैक्टर। स्पेसिफिक इंटेलिजेंस फैक्टर क्या होता था? लर्नड एबिलिटी वेरिंग बाय एक्टिविटी। तो हम लोग जो है अपने सराउंडिंग से कौन कौन से इंटेलिजेंस को सीखे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स को जो है अपने अंदर डाले हैं, कौन कौन से स्किल को हम लोग डेवलप किए अपने अंदर, वो हमारा होता था स्पेसिफिक इंटेलिजेंस फैक्टर्स, जिसको एस बोलते थे। तो जो चार्ल्स स्पीयरमैन साहब थे, उनका सीधा सा मानना था कि एक पर्सन के इंटेलिजेंस को जो है हम लोग दो फैक्टर से डिटरमाइन कर सकते हैं, पहला जी फैक्टर और दूसरा एस फैक्टर। तो इनका एक फॉर्मूला था कि ए इजकल टू जी प्लस S1 S2 S3, ए इजकल टू इंडिविजुअल टोटल एबिलिटी और इंटेलिजेंस। मींस ए क्या हो जाता था, एक इंडिविजुअल का कितना टोटल एबिलिटी है या फिर कितना इंटेलिजेंस है, वो डिटरमाइन करेगा जी प्लस ऑल एबिलिटी, मींस S1 S2 S3। तो यहां पे जो है S1 S2 S3 क्या है? अब पहला तो जी है, जो कि हर एक इंसान को जो है उसको जन्म के समय मिला है, वो तो वहां पर डाला जाएगा। उसके बाद जैसे कि जो है तुमको पेंटिंग करना आता है, तो तुमको एक S1 मिलेगा, किस इंसान को जो है पेंटिंग करना आता है। दूसरा है कि कुकिंग करना आता है, नाचना आता है, गाना आता है, खेलना आता है, या फिर कोई चीज स्पेशल चीज करना आता है। तो इन सभी के हिसाब से जो तुमको S1 S2 S3 S4 तुमको मिलते जाएगा। अगर तुमको 10 तरह के स्किल्स आते हैं तो तुमको S10 तक मिलेगा, और किसी पर्सन को जो है अगर 4 ही स्किल आता है तो S1 S2 S3 S4 तक ही उसको मिलेगा। ओके, अब जैसे कि जो है यहां पे एक फॉर्मूला लेते हैं कि एक रमेश है, ठीक है, एक रमेश पर्सन है, उसको जो है सबसे पहला जी फैक्टर इसको मिला है, तो जी जो कि जन्मजात उसको मिल चुका था। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि रमेश को जो है बहुत अच्छा हैंडराइटिंग आता है। ओके, तो हैंडराइटिंग के लिए उसको S1 मिलता है, ठीक है। फिर बोलेगा कि रमेश को जो है खेलना बहुत अच्छा आता है, क्रिकेट, तो क्रिकेट खेलने के लिए उसको फिर S2 मिलेगा। फिर यहां पे बोला जाएगा कि रमेश को जो ड्राइंग भी बहुत अच्छा आता है, तो फिर यहां बोलेंगे कि रमेश को जो ड्राइंग आता है इसलिए उसको S3 देंगे। फिर बोला जाएगा कि रमेश को फुटबॉल भी आता है, फिर यहां पे S4 देंगे। तो जितना ज्यादा एबिलिटी उसमें जुड़ते जाएगा उतना ज्यादा जो है इंसान को इंटेलिजेंस माना जाएगा। तो G प्लस S1 S2 S3 S4, ओके, S5 जितना जुड़ते जाएगा वो उतना ज्यादा इंटेलिजेंस होगा, और जिसके पास जितना S1 S2 S3 कम होगा वो जो है उतना ही ज्यादा नीचे माना जाएगा। तो इस चीज से जो है डिटरमाइन किया जाएगा कि कोई पर्सन कितना ज्यादा इंटेलिजेंस है। तो ये था 2 फैक्टर्स थ्योरी ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, जी फैक्टर थ्योरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको एक बार अच्छा से जो है रिवीजन कर लेना है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट थ्योरी को देखते हैं, जो कि है पार्ट ऑफ फैक्टर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का, और इस थ्योरी का नाम है मल्टी फैक्टर्स थ्योरी, मींस ग्रुप फैक्टर्स और मल्टी फैक्टर्स थ्योरी। तो इस थ्योरी को किसने दिया था? तो इस थ्योरी को प्रपोज करने वाले जो महानुभाव थे उनका नाम था LL थर्स्टोन, जो कि 1938 में इस थ्योरी को दिए थे। तो इस महानुभाव का मानना था, इस साइकोलॉजिस्ट का मानना था कि इंटेलिजेंस जो है वो एक सिंगल एंटिटी नहीं है जिसको हम लोग जो है किसी एक फैक्टर से डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, उनका सीधा सा मानना था कि हम इंटेलिजेंस को जो है किसी एक फैक्टर से डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो है बहुत सारे मेंटल एबिलिटीज को जो है सम करना पड़ेगा। किसी भी इंसान के पास कितना ज्यादा मेंटल एबिलिटीज है उसके आधार पे हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा पर्सन कितना ज्यादा इंटेलिजेंस है। ओके, तो उन्होंने जो है बहुत मेहनत करके जो है 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज को जो है डिस्कवर किया, और उन्होंने बोला कि ये 7 मेंटल एबिलिटीज है, जिस भी पर्सन के पास ये 7 मेंटल एबिलिटीज जो है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से होगा वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाएगा, और जिसके पास जो है जितना कम ये मेंटल एबिलिटीज होगा उसके पास जो है उतना कम इंटेलिजेंस होगा। ओके, तो उन्होंने 7 कौन कौन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज को दिए, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो मेंटल एबिलिटीज था वो था वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी क्या होता है कि कोई भी पर्सन किसी एक लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से जानता हो, उसको लिख सकता हो, उससे नए नए आइडियाज बना करके जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकता हो, उसको हम लोग बोलेंगे वर्बल एबिलिटीज, जो कि एक मेंटल एबिलिटीज है। तो उसको मिलेगा एक भी। ओके, सेकेंड जो मेंटल एबिलिटीज था वो था स्पैटियल मेंटल एबिलिटीज। ये कौन सा एबिलिटी है कि इमेजिन एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस,
किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग इमेजिनेशन कर सके उसको बोलेंगे स्पेटियल्स एबिलिटी। मींस हम लोग किसी भी चीज को इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। इमेजिन करने की एबिलिटी, इमेजिन करने की क्षमता अगर किसी पर्सन के पास है तो उसको बोलेंगे हम लोग स्पेटियल्स एबिलिटीज, ठीक है। तो उसको मिलेगा एक एस। मींस अगर किसी पर्सन के पास जो है इमेजिन करने की क्षमता है तो उसके पास जो है स्पेटियल इंटेलिजेंस होंगे। नेक्स्ट जो मेंटल एबिलिटीज था वो था न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल वाले को एन बोलते हैं। मींस जो पर्सन जो है अगर मैथमेटिक्स को अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकता हो, वो मैथमेटिक्स के साथ जो है खेल सकता हो, नंबर्स और वर्ड के साथ जो है बहुत अच्छे तरीके से तालमेल कर सकता हो, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। तो अगर पर्सन जो है मैथमेटिक्स में तेज है, वो नंबर के साथ खेल सकता है, तो उसमें जो है न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी रहेगा। ओके, नेक्स्ट जो मेंटल एबिलिटीज था वो था मेमोरीज। मींस जो है एबिलिटीज टू मेमोराइज क्विकली। कोई पर्सन जो है अगर किसी भी चीज को बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से याद कर लेता है तो उसको जो है वो मेमोरी वाला मेंटल एबिलिटीज रहेगा। तो नेक्स्ट जो एबिलिटी था वो था रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में क्या होता है, कोई भी पर्सन को जो है वो एबिलिटी होना जिससे जो है वो किसी चीज के बारे में थिंक कर सकता हो। ओके, किसी भी चीज के बारे में रीजन को ढूंढ सकता हो, लॉजिक को ढूंढ सकता हो, उसको बोलेंगे हम लोग रीजनिंग एबिलिटी। ओके, किसी भी चीज को सुनने के बाद, समझने के बाद उसमें क्वेश्चन करने की क्षमता हो, वो किसी चीज के बारे में पूछ सकता हो, तो उसको बोलेंगे कि इस पर्सन के पास जो है रीजनिंग एबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट जो एबिलिटी था वो था परसेप्चुअल एबिलिटी। परसेप्चुअल एबिलिटी क्या होता है कि एबिलिटी टू परसीव ऑब्जेक्ट एक्यूरेटली। किसी भी चीज को जो है हम लोग सुन करके, देख करके, सुन करके जो है सही तरीके से परसेप्शन कर पाए, उसी को बोलेंगे परसेप्चुअल एबिलिटी। मींस जो है अगर कोई दूर में जो है एक काव जो है अपना साउंड्स निकाल रही है, अपना आवाज निकाल रही है, तो जब हम लोग उसको सुने तो हम लोग सही तरीके से परसेप्ट कर पाएंगे कि इज दिस ए काव और बफेलो, ठीक है। अगर हम लोग सही तरीके से परसेप्शन कर पाए कि या दिस इज ए काव, तो हम लोग के पास जो है परसेप्चुअल एबिलिटीज होगा। तो जो नेक्स्ट था वो था प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम को सही तरीके से सोल्व कर पाना। अगर कोई पर्सन जो है किसी भी प्रॉब्लम को सही तरीके से सोल्व कर पाता है, वो भी इंडिपेंडेंटली, बिना किसी के मदद से, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि दिस पर्सन हैविंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो यहां पर जो है 7 तरह के जो है मेंटल एबिलिटीज थे जिनको जो है एल थर्स्टन साहब ने खोजे थे, और उनका मानना था कि जिस पर्सन के पास जितना ज्यादा मेंटल एबिलिटीज रहेगा उतना ज्यादा उसको इंटेलिजेंस माना जाएगा। ओके, तो हम लोग का जो है फैक्टर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है यहां पे खत्म होता है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट थ्योरी को देखते हैं, जिस थ्योरी का नाम है प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। अब ये क्या होता है, तो फोकस ऑन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एक पर्सन का जो है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस क्या है, किस तरीके से वो चीजों को थिंक करता है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है, उस हिसाब से जो है उसको इंटेलिजेंस माना जाएगा। तो प्रीफर द टर्म कॉग्निटिव प्रोसेस, तो ये पूरी तरीके से कॉग्निटिव प्रोसेस पे जो है डिपेंड करता है। ओके, तो प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का जो फर्स्ट थ्योरी था वो था पाइगेट्स थ्योरी, जिसको जीन पाइगेट ने 1970 में दिया था। उनका मानना था कि इंटेलिजेंस एज एन एडेप्टिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग बायोलॉजिकल मैच्योरेशन एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्शन। जो इंटेलिजेंस है वो एक एडेप्टिव प्रोसेस है, और जिस तरीके से जो है एक इंसान मैच्योर होते जाता है और उसका इंटरेक्शन जो है जिस जिस इन्वायरमेंट से होता जाता है, उतना ज्यादा ही जो है वो इंसान इंटेलिजेंस होता जाता है। ओके, मींस इंसान जो है कितना ज्यादा प्रॉब्लम को देखा है, किस किस प्रॉब्लम में जो है वो अपने आप को एडेप्ट कर पाया है, या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम से जो है किस तरीके से वो अपने आप को एडेप्ट करके वो उस प्रॉब्लम को सोल्व करके वहां से निकल लिया, ठीक है, उसको हम लोग उतना ज्यादा इंटेलिजेंट बोलेंगे। ओके, तो यहां पे नेक्स्ट लाइन जो कह रहा है कि इवैल्यूएशन ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस लाइक अंडरस्टैंडिंग लॉ ऑफ नेचर, ग्रामर्स, मैथ। एक पर्सन को जो है कितना ज्यादा कॉग्निटिव प्रोसेस जो है तेज है, उसका कॉग्निटिव प्रोसेस जो है कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, कितना तरीके से जो है वो नेचर के लॉ को समझ पाता है, कितना जल्दी वो ग्रामर को पढ़ पाता है, मैथ को सोल्व कर पाता है, अलग अलग तरह के कॉग्निटिव प्रोसेस जो है उसको सही तरीके से आता है। लाइक थिंकिंग, कितना स्पीडली वो थिंक कर सकता है, इमेजिनेशन, परसेप्शन,
ठीक है, लर्निंग, ये सारे चीज जो है जितने अच्छे तरीके से उसको आएंगे उतना ज्यादा जो है उसको इंटेलिजेंस माना जाएगा। ओके, तो ये था पाइगेट्स थ्योरी जिसको जीन पाइगेट ने 1970 में दिया था। तो यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरी आता है बी नंबर का, जो है ब्रनर्स थ्योरी, जिसको जो है जीरोमे बर्नर्स ने 1973 में दिया था। तो इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि इंटेलिजेंस इज एन ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स। जो हमारा इंटेलिजेंस है वो डिपेंड करता है, वो बढ़ता है, किस चीज पर डिपेंड करता है? हमारा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन पे, हम अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इन्फ्लुएंस होता है इन्वायरमेंटल रिवार्ड और पनिशमेंट से। जो इन्वायरमेंट जो है वो रिवार्ड देता है या फिर जो है किस तरीके से हमें पनिशमेंट देता है, उस हिसाब से जो है हमारा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन जो है बनते जाता है और उसी के हिसाब से जो है हम अपने आप को जो इंटेलिजेंट बनाते जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक बच्चा है, एक बच्चा को जो है मन किया कि हम गिटार सीखेंगे या हम गिटार बजाना सीखेंगे। ओके, तो उसके पिताजी जो है उसको गिटार ला करके दिए नया सा। तो उसके फ्रेंड्स लोग ने बोला या उसके रिलेटिव्स बोले कि सबसे पहले जो है तुमको इसमें सारे गामापा सीखना चाहिए। तो उन्होंने जो है, जो बच्चे जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सारे गामापा बजाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे जो है उसको ट्यूनिंग बढ़ता चला गया। तो जो रिलेटिव सुने तो उसने उसको अप्लॉज किया, तालियां बजाया और कहा कि वाह बहुत सुंदर है, और मेहनत करो और जो है संगीत सीखो और आगे बढ़ो। तो उसने जो है फिर मेहनत किया। तो अभी अपने आप को लगा कि हाँ हम सीख लिए हैं, हम इससे और बेहतर कर सकते हैं। तो उन्होंने जो है फिर जो है वो सीखना शुरू किया और एक अच्छा सा संगीत बनाया, एक अच्छा सा म्यूजिक बनाया और उसको गाया। तो इस बार जब गाया तो जो रिलेटिव था वो बोला कि उतना अच्छा नहीं बना है, इसको और बेहतर करने का कोशिश करो। ठीक है, तो उसको अपने आप का क्या रिप्रेजेंटेशन आया कि मैं उतना अच्छा से अभी नहीं कर पाया और अगर मेहनत करूंगा तो मेरा म्यूजिक और अच्छा बन जाएगा। ओके, तो उसका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ? क्या अभी हम उतना अच्छा नहीं है, हम इसको और बेहतर बना सकते हैं। तो उसने और मेहनत किया और अपने आप को और बेहतर बनाया। फिर जो है स्टेज पे गया। ठीक है, स्टेज पे गया तो फर्स्ट म्यूजिक में जो है उसको बहुत सारा अप्लॉज मिला, बहुत सारा तालियां मिली। उसके बाद जो सेकेंड जब म्यूजिक आया तो उसका उतना ज्यादा तारीफ नहीं मिला। उसको जो है बहुत बोला गया कि तुम्हारा म्यूजिक अच्छा नहीं है, या फिर उसके बगल वाले कंपटीटर जो है बहुत अच्छा म्यूजिक को गाया। ओके, तो फिर से जो है उसको अंदर अंदर आत्मग्लानि हुआ कि हम और मेहनत कर सकते थे और अच्छा से बजा सकते थे। तो फिर उन्होंने जाके फिर से मेहनत किया। ओके, तो वही जो है यहाँ पे कह रहा है कि इन्वायरमेंटल रिवार्ड और पनिशमेंट से जो है हमारा जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनता है वो डिपेंड करता है हमारे इंटेलिजेंस को बढ़ाने में या फिर घटाने में। ये थ्योरी था बर्नर्स थ्योरी का। ठीक है, तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट का जो है अपना अलग अलग मानना था कि वो जो है इंटेलिजेंस को किस नजर से देखते हैं और किस नजर से देखते हैं कि इंटेलिजेंस जो है उसका किस तरीके से बढ़ा है, कितना ज्यादा उसको इंटेलिजेंस जो है किस तरीके से हुआ है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट थ्योरी को देखते हैं, जिस थ्योरी का नाम है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। मींस जो है हमारे सराउंडिंग से जो इंफॉर्मेशन हमारे अंदर आ रहा है, हम उस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से प्रोसेस करते हैं उससे डिटरमाइन होगा कि हमारा इंटेलिजेंस जो है कितना ज्यादा अच्छा है या फिर हम कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। ओके, तो यहां पे जो फर्स्ट इंट्रो आ रहा है कि प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग 1984। तो इस थ्योरी को जो है सबसे पहले रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था 1984 में, और उन्होंने जो है डिस्क्राइब किया कि हाउ वन प्रोसेस इंफॉर्मेशन टू सोल्व प्रॉब्लम। एक इंसान जो है किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो है किस तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, उस हिसाब से डिटरमाइन होगा कि एक इंसान कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है। ओके, तो नेक्स्ट जो है यहां पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं जो कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में जो है इंपॉर्टेंट होता है, और ये वाला जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो कि एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है, इसको अच्छे तरीके से याद करना है। ओके, तो यहां पे जो है कितने स्टेप दिए हुए हैं? 6 स्टेप दिए हुए हैं। इसमें पहला है इनकोडिंग, इनफेरिंग, मैपिंग, एप्लीकेशन, जस्टिफिकेशन एंड रिस्पोंडिंग। तो ये 6 स्टेप थे। 6 स्टेप में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से जो ये काम करता है, और हर एक का जो है एक एग्जांपल लेने का प्रयास करेंगे। ओके, तो इनकोडिंग का मतलब होता है कि आइडेंटिफाइंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के रिलेटेड जो है जितने भी इंफॉर्मेशन है उस सारे इंफॉर्मेशन को जो है हम आइडेंटिफाई करेंगे।
ओके, अब जैसे कि हम एक मस्त सा एग्जांपल लेते हैं कि एक लड़का के पास एक कंप्यूटर है। ओके, और वो कंप्यूटर जो है अब ऑन नहीं हो रहा है। मींस वो स्टार्ट करना तो चाह रहा है, पावर बटन को ऑन कर रहा है, बट उसका कंप्यूटर जो है वो ऑन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को। रिलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या हुआ कि हमारा कंप्यूटर जो है वो ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है, उसमें जो है पावर आ नहीं रही है, स्क्रीन ऑन नहीं हो रहा है। तो ये हुआ इनकोडिंग करना, कि सबसे पहले जो है हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किए। नेक्स्ट होता है इन्फेरिंग करना। इन्फेरिंग करने का मतलब होता है हम लोग सोचना शुरू किए कि ड्रॉइंग नेसेसरी इन्फ्रेंसेस। नेसेसरी इन्फ्रेंसेस क्या हुआ, हम लोग अंदाजा लगाना शुरू कर दिए कि हो सकता है कि इसमें जो है पावर प्लग नहीं हो सकता है कि हमारा मदरबोर्ड खराब हो गया हो, या हो सकता है कि यहां पर जो है कुछ स्विच जो है खराब हो गया हो। तो हम लोग जो है नेसेसरी इन्फ्रेंसेस जो है बनाना शुरू कर देते हैं, ड्राइंग करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फेरिंग करना। तो नेक्स्ट जो होता है वो होता है मैपिंग करना। मैपिंग करने का मतलब क्या होता है कि रिलेटिंग पास्ट एंड प्रेजेंट सिचुएशन। हमारा जो पास्ट सिचुएशन है और जो प्रेजेंट का सिचुएशन है, उस दोनों के बीच जो है एक मैपिंग करने का कोशिश करना, ठीक है। अब जैसे कि जो है वो लड़का सोच रहा है कि हमारा जो पास्ट में एक बार कंप्यूटर ऑन नहीं हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था कि उस समय हमने प्लग सही से नहीं लगाया था, ठीक है, इस कारण से जो है हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं हुआ था। एक बार और कंप्यूटर जो है वो ऑन नहीं हो रहा था, तो उस समय जो इलेक्ट्रिक बोर्ड ही खराब हो गया था, जिसके वजह से हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा था। तो हो सकता है कि अभी भी जो है ऐसा सिचुएशन हो रहा होगा। तो वो पास्ट में जो बीत चुका है, पर अभी जो सिचुएशन आया हुआ है, उस दोनों के बीच में जो है वो रिलेट करने का कोशिश करने को जो है हम लोग बोलते हैं मैपिंग करना। ओके, तो नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होता है कि अप्लाइंग इनफ्रेड रिलेशनशिप। ओके, तो हम लोगों ने जो मैपिंग में जो है पास्ट और प्रेजेंट के बीच में जो रिलेशनशिप बैठाया था, अब उसको हम लोग एप्लीकेशन करेंगे। अब हम लोग वो चीज करके देखेंगे। हम लोग जाएंगे, फिर से प्लग को अच्छा से लगाएंगे, फिर से इलेक्ट्रिक बोर्ड को चेक करेंगे कि हाँ यहाँ पे जो है पावर कट तो नहीं है, यहाँ पे बिजली आ रहा है या पर नहीं आ रहा है। इन सारे चीज को करके देखेंगे, उसी को बोलेंगे एप्लीकेशन करना, कि अप्लाइंग इनफ्रेड रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट होता है जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जस्टिफाइंग द एनालाइज सॉल्यूशन। हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं उसको जस्टिफाई करना कि हाँ हम जो कर रहे हैं ये सबसे आसान तरीका है इसको ठीक करने का। हो सकता है जो पिछले बार हुआ था उसी के कारण जो इस बार भी हो रहा होगा, तो सबसे पहले हम लोग वही करके देखते हैं, बाद में देखेंगे कि ये काम करता है या फिर नहीं करता है। तो हम अपने इंटेलिजेंस को जो है, अपने एक्टिविटी जो है वो जस्टिफाइड करने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है रिस्पोंडिंग। रिस्पोंडिंग का मतलब क्या होता है कि प्रोवाइडिंग द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। सबसे बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन को जो है वो प्रोवाइड करना। अगर वो लड़का जो है इलेक्ट्रिक बोर्ड में सही तरीके से केबल को भी लगाया, इलेक्ट्रिक बोर्ड को भी चेक किया, सारा कुछ करने के बाद भी जब उसका कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, तो वो जो है बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन को ढूंढने का प्रयास करेगा। इस बार जो है वो सीपीयू के मदरबोर्ड को चेक करेगा, किट को चेक करेगा, एरर को चेक करेगा। सभी चीज को देखने के बाद जो है वो पॉसिबल सॉल्यूशन को निकालेगा और उसको ठीक करने का प्रयास करेगा। उसको बोलते हैं रिस्पोंड करना। तो ये जो है 6th स्टेप होता है किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का, जिसको हम लोग ने एक लड़के का कंप्यूटर को ऑन नहीं होने को लेकर के जो एग्जांपल को देखें। ओके, तो ये था हमारा थर्ड थ्योरी, और इसी हिसाब से जो है हम पता लगा सकते हैं कि एक इंसान जो है कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है, किस तरीके से जो है ये सारे स्टेप्स को फॉलो करता है और किस तरीके से जो है वो प्रॉब्लम को सोल्व करता है। उस हिसाब से जो है हम उसके इंटेलिजेंस को जो है मानेंगे। ओके, तो यहां पर जो है हमारा इंटेलिजेंस का लेक्चर खत्म होता है, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो होगा लर्निंग। तो तुमको कितना समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, तुमको कमेंट करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको ये सारे चीज समझ में नहीं आते हैं, और जो है सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।